मोहतरम नाज़रीन, जैसे ही हम एज में बढ़ते हैं टांगें दर्द करने लगती हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं, उठने बैठते हाय हाय शुरू हो जाता है। घुटने जब बेंड करें तो ये बेंड नहीं होते पूरे। अगर पैरों के बल बैठना चाहें तो बैठा नहीं जाता। और अगर हम नॉर्मल मूवमेंट इसकी देखें, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो इसकी फ्लेक्शन बेंडिंग 135 से लेके 155 डिग्री तक होनी चाहिए, जबकि इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती जाती। इसको आप इवन फोल्ड भी नहीं कर सकते। आप जब बैठेंगे तो आपकी नर्व्स अकड़ी होंगी, सूजी होंगी, इन्फ्लेमेशन आ चुकी होगी। अब जब उसमें प्रॉब्लम आएगा तो उससे ये नर्व्स टेंस होती जाती है, जिससे कि घुटनों को, टांगों को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता। तो जैसे मैंने गुजारिश की कि इसकी फ्लेक्शन बेंडिंग 135 से लेके 155 डिग्री तक, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, होती है। लेकिन जब ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने लगती है, तो वीकनेस आने लगती है, तो हमारे उठने बैठने में वो तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि नर्व्स पूरा लोड नहीं ले रही होती। और जब लोड नहीं लेंगी तो सारा दारोमदार तो हमारे खून की गर्दिश पे है, पूरे जिस्म की जिंदगी का, पूरे जिस्म की जो मूवमेंट है उसका, और नर्व्स में जहाँ तक प्रॉपर उसके इज़ा जाते रहेंगे वो ठीक रहती है। लेकिन जब उसमें टेंस आना शुरू हो जाता है, जब अकड़ाव शुरू हो जाता है, वैसे तो 50 साल की उम्र गुजरने के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारी नर्व्स सिकुड़ने लगती हैं। लेकिन जब सिकुड़ने लगती हैं और साथ ही बुढ़ापे में, जैसे कहते हैं बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई, हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, कुछ चीज़ों की कमी हो जाती, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड विद विटामिन डी। और जब इनकी चीज़ों की कमी होती है, क्योंकि नर्व्स के रास्ते पूरा आपको नहीं ये चीज़ें पहुंच पाती, इसी तरह हमारी स्किन ज़रा थोड़ी लेस सेंसिटिव होने लगती है एज बढ़ने के साथ साथ, और विटामिन डी उस तरह प्रोड्यूस नहीं करती जिस तरह के सन रेज से या दूसरी चीज़ों, अंडे मछली वगैरह से उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जब इन चीज़ों की कमी होती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने से जब नर्व्स खिंचाव पैदा करती हैं, तो उससे हमारे मोहरों में ये खिंचाव पैदा होने से डिस्कें बल्ज होने लगती हैं। अगर ये डिस्कें L3, L4, L5 जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं वहाँ से बल्ज हो जाए, तो फिर ये टांगों में, कमर में, घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और जब घुटनों में ये नर्व्स कंप्रेशन आ जाएगी, कमर में कंप्रेशन आ जाएगी, लंबर एरिया में कंप्रेशन आ जाएगी, डिस्कें बल्ज हो जाएंगी, उससे निचले एरिया जो नर्व्स जा रही हैं वो उनमें इन्फ्लेमेशन आने की वजह से, उनमें फैलाव की वजह से, खून की मिकदार कम फ्लो होने की वजह से वो सिकुड़ने लगती हैं, टिश्यू सिकुड़ने लगते हैं, नर्व्स इन्फ्लेमेशन की वजह से टेंस मजीद होने लगती हैं, अकड़ाव उनमें मजीद आ जाती, जिससे घुटने मुतासर होने लगते हैं। और दो खराबियां हमारे घुटनों में होने लगती है, ऑस्टियोप्रोसेस की वजह से या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने लगता है। जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने लगता है तो उसमें हमारे ये लिगामेंट्स और जो टेंडन्स हैं ये भी डैमेज होने लगते हैं। और जब ये डैमेज हो जाते हैं और हमारी फ्लेक्शन, हमारी बेंडिंग प्रॉपर नहीं रहती, तो उससे फिर आपको देन एडवाइस किया जाता है कि आप इसकी ऑपरेशन या सर्जरी करा लें। सर्जरी अगर आप कराते हैं तो फिर भी बुनियाद ठीक नहीं होगी, आपकी टांगों में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जैसा आप चार्ट पे देख रहे हैं, बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ कमर से, लोअर बैक से, लंबर एरिया से, जहां से ये डिस्कें बल्ज हुई, और वहां से फिर ये नीचे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, नर्व सिकुड़ने लगी, इन्फ्लेमेशन का शिकार होने लगी, और अल्टीमेटली हमारे घुटने मुतासर होने लगे, उसमें ऑस्टियोपैथिक चेंजेस आने लगी, ऑस्टियोप्रोसेस का अमल शुरू होने लगा, और इन्फ्लेमेशन की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने लगा। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, लेकिन आपकी इनेबिलिटी जो मूवमेंट में आ चुकी है, जो मूवमेंट की बेंडिंग में आ चुकी है, जो मूवमेंट में आपके फर्क आ चुका है, उसकी वजह से ये घुटने मुतासर होने लगते हैं और इंसान काम काज में मोहताज होने लगता है। तो इसका इलाज कायरोप्रैक्टर तरीक़ेकार में नहायत आसान है। पहले उन नर्व्स को भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, कायरोप्रैक्टर से भी, रिफ्लेक्सोलॉजी से भी, और नर्व्स को भी जो इन्फ्लेमेशन आई है उनको दूर किया जाता है। और फिर कमर से जब तक ये आपका डिस्कें ठीक नहीं होंगी, आपके परमानेंट घुटने आप चाहे रिप्लेस भी करा लें, टांगों में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो आपके घुटने भी ठीक हो सकते हैं, कमर भी ठीक हो सकती है, और आपकी टांगें भी एनर्जेटिक दोबारा महसूस कर सकती हैं। कायरोप्रैक्टर के इलाज में आए, इंशाल्लाह अफाका आपको शुरू हो जाएगा फिलफौर, और इसका इलाज पॉसिबल है बगैर दवाइयों के और बगैर ऑपरेशन। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।